स्क्रीन विजिबल है सबको, राइट? यस सर। चलिए, आज का लेक्चर नंबर है U4L6। U4L6 में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो मिड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ भी चुका है पहले भी, और इस बार आने के बहुत सारे चांस हैं इसके, इस टाइप के क्वेश्चन के। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैक्सिमम टेंशन फॉर डिज़ाइन ऑफ बेल्ट मटीरियल। बेल्ट मटीरियल की बात हो रही है यहाँ पे, बेल्ट मटीरियल की। ठीक है, तो बेल्ट मटेरियल बोलते ही ये बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है, और बेल्ट मटेरियल जैसे बोल दिया तो यहाँ पे एक मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात होने लगेगी, मटेरियल स्ट्रेंथ। ठीक है, और अभी के लिए हम लोग, क्योंकि हमने अभी लास्ट यूनिट नहीं पढ़ा है जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है, तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग समझेंगे और लिखेंगे। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स 11th में पढ़ा होगा आपने, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी और मटेरियल में जो स्ट्रेस जनरेट होता है, मतलब जो मटेरियल रिस्पॉन्स करता है, मैं अगर किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाऊं तो मटेरियल भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस शो करेगा। उसी रेसिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक, तो हमारा टॉपिक जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज मैक्सिमम टेंशन फॉर डिजाइन ऑफ बेल्ट मटेरियल, and it is defined as the maximum tension in a belt is the highest force that a belt material can safely withstand without failure। मतलब मटेरियल टूटना नहीं चाहिए, उससे पहले तक वो कितना फोर्स को with कितने फोर्स पे वो विथस्टैंड हो पा रहा है विदाउट फेलियर इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। एंड दैट मैक्सिमम फोर्स कैन बी, जो जो भी बेल्ट का मटेरियल है उस बेल्ट पे मैक्सिमम फोर्स कौन सा लग रहा है। आपने पढ़ लिया है लास्ट क्लासेस में कि बेल्ट पे दो ही तरह के फोर्स लगते हैं, एक है T1 और दूसरा है T2, एंड बोथ आर द टेंशंस। उनमें से भी मैक्सिमम कौन है, उनमें से भी मैक्सिमम कौन है? T1 is the maximum, right? T1 is the maximum, and that T1, मैं बोलूं कि टेंशन मैक्सिमम क्या होगा, इट इज द मैक्स ऑफ T1 एंड T2। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं तो आप लोग बताते भी जाएंगे साथ में, है ना? इसमें से मैक्सिमम कौन है, इसमें से मैक्सिमम कौन है? बोल ही नहीं रहे यार। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो बेटा मैं पूछ रहा हूँ T1 और T2 में मैक्सिमम कौन है बेल्ट में? मैं टीवन। जो रेगुलर क्लास अटेंड करने हैं उसी से मुझे उम्मीद है बताएंगे कौन है ज़्यादा। T1 इज द मैक्सिमम। टीवन। ठीक है, तो इस T1 को ही बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन दिस बेल्ट मटेरियल। तो ये कितना होना चाहिए, यही हमें निकालना है, मैक्सिमम टेंशन कितना होना चाहिए। दिस T1 मस्ट बी, ऐसा तो है नहीं कि इस बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो तो भी हम पावर ट्रांसमिट करते जाएंगे, नहीं। हमें इस T1 की लिमिट को सेट करना पड़ेगा, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा एस स्ट्रेंथ। सिग्मा एस को लिखेंगे सिग्मा एस स्ट्रेंथ, या फिर मैं इसको जनरल और भी स्ट्रेंथ जो हमें, चलो सिग्मा एस लिखो या एस लिखो, सिग्मा एस लिख लेता हूं मैं, क्योंकि स्ट्रेस को लिखा जाता है सिग्मा से, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो सिग्मा एस हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय द बी इंटू टी। अभी बी और टी क्या है? बी एंड टी आर द डायमेंशन ऑफ अ बेल्ट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो डेरिवेशन एक बार कर लेते हैं इसका, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेरिवेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डायग्राम ऑफ द बेल्ट। जैसे बेल्ट में ऐसे आगे मूव हो रहा है, मैं उस बेल्ट का कुछ पार्ट ले लेता हूँ। ये बेल्ट है, और भी आगे बेल्ट है यहाँ पे, लेकिन मुझे बेल्ट के क्रॉस सेक्शन से मतलब है, तो मैं क्रॉस सेक्शन को थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में जो इसका जो थिकनेस देखिए, ये क्या है? थिकनेस। थिकनेस को मैं टी से लिख रहा हूँ, और ये जो है विड्थ, विड्थ को मैं बी से लिख रहा हूँ।
ठीक। अब बता सकता है कोई कि ये जो एरिया है ये कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? बोलो बेटा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को हेजिटेशन नहीं होना बी। चाहिए कि कोई और स्टूडेंट क्या बोलेगा, बहुत आंसर दे रहा है, बहुत ये कंपटीशन छोड़ दो। ना कंपटीशन करो, ना हेजिटेट हो, ठीक है? हाँ जी, बताइए एरिया कितना है? टी क्रॉस बी। हाँ, टी क्रॉस बी, हमें मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बी क्रॉस टी, ठीक है? इज इट फाइन? ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एरिया है, इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है? इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, कोई बताएगा? एरिया को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है? मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस पे? अभी हम लोगों ने बात किया इस पे, बताइए कितना स्ट्रेस मैक्सिमम क्रॉस फोर्स? एरिया। T1 या T2? सर T1। T1। और ये T1 बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, बताइए? ये T1 बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा? टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड्स द बॉडी? सर अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि नाम ही है टेंशन। टेंशन कब हो सकता है? जब हम बॉडी से बाहर उसको खींचें, तो खींच रहे हैं तो ये फोर्स कितना लग रहा है? T1। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन दिस बेल्ट मटेरियल। एंड ये बताइए इसकी वैल्यू अगर मैं बढ़ाता चाहूँ तो ये बेल्ट टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? टूट सकता है सर। टूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाया है इस एरिया पे, यहाँ पे बोलते हैं इसको स्ट्रेस जनरेट होगा, मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू पे टूट जाएगा? स्ट्रेस जनरेटेड है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, राइट? यस सर। ठीक है। और Yes, sir. स्ट्रेस आपने फिजिक्स में पढ़ा है पहले कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये फोर्स अपॉन एरिया। ये लेस देन इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं मैं? फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, ठीक है, फॉर सेफ डिजाइन। फोर्स अपॉन एरिया शुड बी लेस देन और इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को मैं सिग्मा एस से लिख रहा हूं, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम कितना लग रहा है? T1 डिवाइडेड बाय एरिया भी आप लोगों ने बताया कितना है, ये B इंटू टी शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा एस। सो T1 इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल टू सिग्मा एस मल्टीप्लाई बाय B इंटू टी। T1 की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सिग्मा एस मल्टीप्लाई बाय B इंटू टी। इज इट करेक्ट? एंड दिस Yes, sir. T1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू, जब मैं लिख रहा हूं तो लेस देन इक्वल टू का मतलब मैं बोलूंगा अगर किसी स्टूडेंट के पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 50, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 50। 50 है, मतलब x मैक्स इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 50। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ t मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा s इंटू बी इंटू टी। So this is the formula for maximum tension or maximum force that can be applied on a belt material. ठीक है, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट टॉपिक पे चले हम लोग। ये डेरिवेशन, सेकेंड डेरिवेशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन,
कंडीशन, अभी कंडीशन की बात हो गई है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, पावर का हमने फॉर्मूला पहले भी निकाला हुआ है। पावर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, कोई बताएगा? अब ये टी मैक्स किस पे डिपेंड करेगा? मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइट साइड टेंशन, टाइट साइड मतलब T1 से ज्यादा होना चाहिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन सेकेंड टाइप। अच्छा, डिपेंड्स ऑन बेल्ट टाइप आल्सो, फ्लैट बेल्ट है या वी बेल्ट है, क्योंकि फ्लैट बेल्ट होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू टी, और वी बेल्ट है तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारा जनरल फॉर्मूला यही होना चाहिए कि सिग्मा टी मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि एरिया बदल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन से पहले आप बताइए पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो टॉर्क को मैंने लिखा था टाउ से, एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंड टॉर्क इज टाउ इनटू ओमेगा। अब मैं टाउ को बोला कि ये हमारा अगर ड्रिवन पुल्ली है और ड्रिवन पुल्ली पे टेंशन लग रहे हैं दो, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो ये T1 है और ये T2 है, और ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, ओमेगा, क्लियर? तो ओमेगा से रोटेट होगा, तो इसका रेडियस है R, तो आप देखेंगे T1 की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा दैट इज T1 इंटू आर, और T2 की वजह से भी एक टॉर्क जनरेट होगा दैट इज T2 इंटू आर। T1 इसको ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है, T2 इसको ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है, बट अल्टीमेटली ये कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट? इसका मतलब जो T1 की वजह से जो टॉर्क है वो ज्यादा होगा, तो T1 का टॉर्क माइनस T2 का टॉर्क, ठीक है, दैट विल बी टाउ मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब आर दोनों जगह पर है तो T1 माइनस T2 इंटू आर ओमेगा। ये मैं जो फॉर्मूला लिखना नहीं था, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना था T1 माइनस T2 इंटू आर ओमेगा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि आर ओमेगा इज इक्वल्स टू बेल्ट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जिसको समझ में ना आए पूछ लीजिए, तुरंत तुरंत पूछ लीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. Now the formula for tension ratio. What is the formula for tension ratio? E to the power mu theta, ठीक है, म्यू थीटा। ये ऑब्वियस सी बात है, थीटा किस में रखना है हमें, रेडियन में। रेडियन में, ठीक है। यहाँ पे आर नहीं लिख रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आर ओमेगा ये सब, इसलिए थीटा में ऐसे रखा हूँ, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। क्या मैं यहाँ से T2 निकाल सकता हूँ? T2 इक्वल्स टू T1 अपॉन E टू द पावर म्यू थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग, हमें सबको पता है कि T1 क्या है, T2 क्या है। क्या मैं T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख सकता हूं? इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 नंबर 1, 2 से T2 की वैल्यू निकाला और इसमें रख दिया, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में।
ठीक, पावर बराबर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T1 अपॉन E रेस टू द पावर म्यू थीटा मल्टीप्लाई बाय VB। क्लियर। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक होता है ओपन बेल्ट ड्राइव और एक होता है क्लोज बेल्ट ड्राइव। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में ये बेल्ट गई और इसके ऊपर से चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है या ओपन बेल्ट ड्राइव है, सेकंड वाला? ओपन ही है सर। ओपन ही है ना। इसको क्रॉस बेल्ट ड्राइव बनाए कैसे, ऐसे। जब हमने लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला डेराइव किया था, ठीक है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर θ1 होगा और यहाँ पे θ2, एंगल ऑफ लैप, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड हियर इट इज पाई प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पे हमने देखा पाई माइनस 2 अल्फा, ठीक है। यहाँ पर इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव θ1 इज पाई प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पर भी वही हो जाता है पाई प्लस 2 अल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ भी बढ़ गया है, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पे भी वही एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया है, ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादा था ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, बट यहाँ पर कम हो गया ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो कौन सा, अगर ओपन बेल्ट ड्राइव है तो आप थीटा कौन सा यूज करोगे, θ1 या θ2? क्योंकि यहाँ तो सेम है, तो यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये साइड नोट लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन में ये सब लिखोगे, यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे कौन सा चूज करेंगे हम, हमेशा हम लो वाला यूज करेंगे, हमेशा जो मिनिमम है। थीटा इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ θ1 एंड θ2, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं बार बार कि ये साइड नोट है, याद रखिएगा इसको। ये क्या है, साइड नोट है, ये जो मैं लिखा हूं ये साइड नोट है, ठीक है। तो थीटा कौन सा यूज करेंगे हम, मिनिमम बिटवीन थीटा एंड θ2। तो पावर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास T1 माइनस T1 अपॉन E टू द पावर एक्सपोनेंशियल टू द पावर म्यू थीटा, या फिर एक्सपोनेंशियल म्यू थीटा, ठीक है। देन अगला हमें पता है कि T1 प्लस TC, सॉरी T1C, इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज टू बी कंसिडर्ड, if TC is to be considered, ठीक है। अगर TC को कंसिडर कर रहे हो तो T1 कितना, T1C कितना हो जाता है, T1C कितना हो जाता है, T1 प्लस TC, राइट। हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में, पावर वाले इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे T1 और T1 दिख रहा है, T1 दिख रहा है कि नहीं, T1 दिख रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि TC में वेलोसिटी ऑफ बेल्ट होता है, इसमें वेलोसिटी ऑफ बेल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट यहाँ पर भी है। हमें देखिए पावर को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको याद होगा आप डिफरेंशिएट करते हो, तो विद रिस्पेक्ट टू किसका करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो राइट साइड में जितने भी टर्म है उसको हमको वेलोसिटी ऑफ बेल्ट के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इसलिए मैं T1C यूज कर रहा हूं, ठीक है। और T1C, अब यहां से हम लोग T1 निकालें अगर, तो ये हो जाएगा T1C मैक्सिमम टेंशन, T1C माइनस TC, और T1C इज नथिंग बट इट इज T मैक्स, अभी हमने जो पढ़ा ऊपर,
टी मैक्स माइनस टी सी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर कंसीडर करते हैं तो T1 क्या हो जाता, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर कंसीडर करते हैं तो T1 इज विल बिकम T1C। तो मैं इसको T1C भी ले सकता हूँ जब हम कंसीडर करेंगे, और ये T1C क्या हो जाएगा, टी मैक्स। ठीक, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आप मेंशन नहीं करते हो तो T1C इज इक्वल्स टू T1 हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर नहीं करते हो, अगर ये जीरो है तो T1C इज इक्वल्स टू T1, और यही टी मैक्स है अगर मटेरियल की बात करूं तो। ठीक है, तो ये टी मैक्स माइनस टी सी, T1 इक्वल्स टू टी मैक्स माइनस टी सी। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है हमारा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 सो पावर इक्वल्स टू, बताइए T1 की जगह पे क्या रखना है हमको, टी मैक्स माइनस टी सी, और टी सी क्या होता है, टी सी इज एम वी बी स्क्वायर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, एम वी बी स्क्वायर। तो मैं रख रहा हूँ इसकी वैल्यू T1 की जगह पे। T1 आपको बताइए ऊपर वाले फॉर्मूले में, क्या मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता, पहले ही मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। T1 कॉमन ले सकते हैं बाहर, T1 कॉमन ले सकते हैं। इक्वेशन 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो यहाँ से पावर इक्वल्स टू T1 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर म्यू थीटा मल्टीप्लाई बाय T1 वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो T1 की जगह पे रख देंगे हम टी मैक्स माइनस टी सी, टी मैक्स माइनस टी सी। तो 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर म्यू थीटा, और T1 की जगह पे आ जाएगा टी मैक्स माइनस टी सी की जगह पे आएगा एम वी पी स्क्वायर। उसके बाद बाहर पहले से ही वेलोसिटी ऑफ बेल्ट था, क्लियर, पहले से ही वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है। क्या ये टर्म पूरी तरह से कांस्टेंट है या नहीं, 1 माइनस ई टू द पावर म्यू थीटा, ये कांस्टेंट है या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, बताइए। Yes. म्यू एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर बेल्ट ड्राइव के लिए, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंगल ऑफ Constant. कांटेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट मान लूं, इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट मान लूं, ठीक है। अब मैं वेलोसिटी ऑफ बेल्ट से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ये k है, इस कांस्टेंट को k मान लिया, मल्टीप्लाई बाय टी मैक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट माइनस एम वी बी क्यू। ठीक है, ये हो गया पावर, वेयर k इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन ई म्यू थीटा। ठीक है, देखिए मैं डेरिवेशन को काफी लंबा खींच रहा हूँ समझाने के लिए, बट ये इतना बड़ा है नहीं। अब ये बताओ, ये कांस्टेंट कांस्टेंट है या नहीं, टी मैक्स इज सिग्मा एस इंटू बी टी। क्या क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है या नहीं है बेल्ट का, Yes, sir. क्या स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ये भी कांस्टेंट है, मटेरियल चेंज होगा तो ही चेंज होगा, ये इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ओनली, ये भी कांस्टेंट है। Yes, sir. ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। तो बचा हमारा वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, और इधर हो गया पावर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब हमारे पास सब कुछ कांस्टेंट है और जो भी वेरिएबल है वो भी हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पावर के फॉर्मूले को। तो पावर के फॉर्मूले को एक बार पहले हम लिख लेंगे, एक बार फिर से इन अ सिंप्लीफाइड वर्जन, P इक्वल्स टू K T max velocity of belt minus m into vb square। m is not the mass,
इट इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्यू आ चुका है। फॉर मैक्सिमम पावर, डीपी अपॉन वेलोसिटी ऑफ बेल्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, अब बताओ के क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर ही रहेगा। अंदर टी मैक्स, ये भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा टी मैक्स, देन माइनस एम वी बी क्यूब। क्यूब को डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू, सो मास तो वैसे ही रह गया, लेकिन वी बी क्यूब को डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो कितना आता है, नहीं बताओगे आप लोग, कोई बात नहीं। इक्वल्स टू क्या किया जाता है, 0। फॉर मैक्सिमम पावर हम डिफरेंशिएट करके जो वेरिएबल फंक्शन है जिसका हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। वेरिएबल हमारा यहाँ पे कौन है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, उसको 0 किया जाता है। उसके बाद कंडीशन आपको पता चल जाती है कि कंडीशन क्या होगा, के को इधर भेजेंगे 0, टी मैक्स इक्वल्स टू 3 एम वी बी स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। कंडीशन क्वेश्चन में पूछा गया, कंडीशन बताओ, सो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम पावर बताओ कितना होगा, ये तो कंडीशन हो गया। एग्जाम में आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, कंडीशन पूछा जा रहा है या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो मैंने ये तो कंडीशन निकाल दिया, अब मैं पावर निकालना चाहता हूँ। तो पावर आपके पास, पावर का फॉर्मूला कौन कौन सा है आपके पास, अब बताइए। कंडीशन एक और हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि टी मैक्स T1C is the Tmax and Tmax equals to T1 plus TC। ठीक है, T1 plus TC, और आपको पता है TC बराबर क्या होता है, mvb स्क्वायर। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, Tmax कितना आया है, Tmax कितना आया है, T1 plus T, यहाँ ऊपर देखो Tmax कितना आया ऊपर, 3mvb स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने 3mvb के बाद स्क्वायर। कंडीशन से क्या आया Tmax। तो हम एक कंडीशन और भी लगा सकते हैं T1 के ऊपर, इसमें हमने पूरा रखा 3, Tmax की जगह पे 3mvb स्क्वायर बराबर T1 निकाल सकते हैं हम प्लस TC। TC कितना होता है, mvb स्क्वायर। तो T1 निकाल सकते हैं हम, T1 बराबर ट्वाइस ऑफ mvb स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो कंडीशन, क्योंकि आपने प्रीवियस कंडीशन को यूज करके T1 निकाला है। सो दिस इज ऑल्सो कंडीशन कि टाइट साइड में टेंशन कितना हो, सो दैट आपको पावर मैक्सिमम मिले, कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ mvb स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो T1 बराबर ट्वाइस ऑफ TC। यस और नो, Yes. बिकॉज TC इक्वल्स टू mvb स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर। पावर क्या होता है, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाय आर ओमेगा। आर ओमेगा को क्या लिखा हमने, VB। ठीक है, मुझे पावर की वैल्यू निकालनी है। पावर, पावर की वैल्यू, पावर का फॉर्मूला कहाँ था हमारे पास, ये रहा, ये पावर का फॉर्मूला है। क्या मैं टी मैक्स की जगह क्या रखूंगा, 3mvb स्क्वायर, 3mvb स्क्वायर।
K into Tmax VB माइनस M VB क्यूब। K की जगह पे आपको पता है क्या है, Tmax हमारा कंडीशन क्या निकला है, Tmax कितना आया है 3mVB, तो 3mVB स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पहले से एक VB है माइनस MVB क्यूब। ठीक, ये क्यूब हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ K M velocity of the belt cube. This is our formula for maximum power. Where K is equals to 1 minus 1 upon mu exponential mu theta. Okay, the maximum power का formula क्या है, twice of K M VB cube. क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे वाले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। पहले आप लोग एक बार बता दो ये समझ में आ गया है या नहीं आया। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन समझ में आ गया है। थीटा कौन सा लेंगे हम, इस इन केस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव विच थीटा इज टू बी टेकन, विच थीटा, बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग यार, ऐसे कैसे चलेगा। कौन सा थीटा लेंगे, पार्थ वर्धन कॉन्टैक्ट नमन, तो पार्थ वर्धन पूछ रहा हूँ क्या मैं, थीटा 1 लेंगे या थीटा 2 लेंगे, थीटा 2 ओपन बेल्ट ड्राइव थीटा 2, वेरी गुड, ओनली 26 स्टूडेंट्स, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन मैं सिंपली समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमने थ्योरेटिकली लेंथ ऑफ बेल्ट निकाला था, थ्योरेटिकली जो लेंथ ऑफ बेल्ट निकाला था मतलब जो हमने फॉर्मूले से निकाला था वो एक वैल्यू है, वो हमने ज्योमेट्री से निकाला था कि हमने पुली के जस्ट ऊपर एक बेल्ट लगाया है और उसको आगे बढ़ाते हुए हमने सेकेंड पुली से बेल्ट को ऊपर ऊपर लगाया, ठीक है, तो ज्योमेट्री से निकाला है, तो वो लेंथ एक निकली है, तो उस लेंथ को हमने बोला थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ द बेल्ट। So initial tension is the tension that exists in a belt when the system is at stationary condition and there is no external driving or resistance force applied, मतलब वहाँ पे कोई मोटर नहीं है जो उसको रोटेट करने वाला है। In other words, before the belt start transmitting power, पावर ट्रांसमिशन से पहले बेल्ट को हमें पुली के ऊपर टाइटली लगाना पड़ेगा। और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि T1 और T2 ये दोनों जो वैल्यूज हैं T1 एंड T2 ये तब आती हैं जब ओमेगा आता है, ठीक है, जब ओमेगा होगा तो ही T1 और T2 होगा, मतलब जब एक पुली रोटेट करेगी तो ही T1 और T2 डेवलप्ड होंगे। बट व्हाट अबाउट स्टेशनरी कंडीशन, मतलब जब हम, आपको पता है कि अगर हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस किसी स्टॉपेज पे रुक गई, ठीक है, और अचानक से बस स्टार्ट हुई, तो आपकी इनर्शिया की वजह से, आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है लेकिन बस मूव करने लगी अचानक से, तो आपकी इनर्शिया कहेगी नहीं मुझे रुकना है, इसलिए आप स्लिप हो सकते हो बस के अंदर। वैसे ही बेल्ट पुली के ऊपर है, पुली इज गोइंग टू बी रोटेटिंग, ठीक है, रोटेट होने वाला है, लेकिन बेल्ट चाहता है स्टेशनरी कंडीशन में होना। उस केस में बेल्ट स्लिप हो जाएगा अगर उसके साथ प्रॉपर ग्रिप नहीं है बेल्ट के साथ, सॉरी पुली के साथ।
तो प्रॉपर ग्रिप को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एन इनिशियल टेंशन इनसाइड द बेल्ट, ठीक है। सो दिस विल बी प्रोवाइडेड डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन बाय टाइटनिंग द बेल्ट ओवर द पुली। अब टाइट कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रोवाइड द दिस इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन इज फिजिकली इंट्रोड्यूस बाय शॉर्टनिंग। बेल्ट जो हमने थ्योरेटिकली निकाला था उसको, थ्योरेटिकली मान लीजिए आपने 5 मीटर निकाला, तो 5 मीटर से थोड़ा सा कम, सपोज 4.8 मीटर ही यूज़ करेंगे हम बेल्ट को रैप करने के लिए ओवर द पुलीज, ठीक है। तो जब लेंथ कम हो गई है तो आपको पता है कि उसके ऊपर रैप नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको खींचोगे आप एक स्टार्टिंग में फोर्स लगाओगे, वही फोर्स इस बेल्ट के अंदर टेंशन के फॉर्म में आ जाएगी, और उसी टेंशन को बोलते हैं हम इनिशियल टेंशन। तो मैंने बताया कि थ्योरेटिकल लेंथ क्या है, द एग्जैक्ट लेंथ, थ्योरेटिकल लेंथ मतलब हमने कहाँ से निकाला, ये फॉर्मूले से हमने निकाला। आपको पता है हमने डिराइव किया था फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव एल ओ निकाला था, वैसे ही मैंने आपको समझा दिया था कि एल सी कैसे निकालेंगे। इंस्टॉल्ड लेंथ मतलब वही जो आपने लेंथ निकाला है, एल नॉट माइनस कुछ ना कुछ उसमें से लेंथ हम निकाल देंगे, डेल्टा एल कर देंगे, तो बचा हुआ जो लेंथ है वो हमारा एक्चुअल लेंथ होगा, ठीक है। और यही एक्चुअल लेंथ में हमें इनिशियल टेंशन मिलेगा। तो अगर इनिशियल टेंशन की बात करूं कि क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके हमारे पास 2 पुली है, इन दोनों पुली के ऊपर मैंने एक बेल्ट लगा दिया। इस बेल्ट को में हमने इनिशियल टेंशन प्रोवाइड कर दिया है बाय शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ द बेल्ट। ये हमारा शाफ्ट है, तो हमारे पास एक इनिशियल टेंशन आ जाएगा इन स्टेशनरी कंडीशन। ये स्टेशनरी कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारे पास इनिशियल टेंशन होगा। और इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू टी नॉट दैट इज इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू प्लस ट्वाइस ऑफ टी सी। टी सी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर जीरो है तो टी सी अगर जीरो है, नॉट टू बी कंसिडर्ड, देन टी नॉट इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू अपॉन टी सी, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि ये और भी कैसे किस तरीक़ों से हम लोग इस पर प्रोवाइड कर सकते हैं इनिशियल टेंशन को। तो सपोज़ आपके पास 2 पुलीज़ हैं, एक ये बिगर पुली और एक है स्मॉलर पुली। तो पहला लिखा हुआ है सेंटर डिस्टेंस को एडजस्ट करके, एडजस्ट करना मतलब यहाँ पे इंक्रीज करना ही है, ठीक है। ये कैसे होगा, इसके ऊपर मैंने जब बेल्ट को लगाया है तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इसके ऊपर जब लगा है तो ये लूज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो सेंटर पोजीशन है इस सेंटर पोजीशन को एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट यहाँ पे टाइट करने के लिए एडजस्ट का मतलब है इंक्रीज करना, मतलब इसके इधर कर दूंगा, इसको थोड़ा सा इधर कर दूंगा, तो यहाँ पे जब पुली आ जाएंगी, नया पोजीशन ऑफ द पुली मतलब सेंटर डिस्टेंस बदल दिया हमने, तो उस केस में हमें लेंथ को थोड़ा सा बेल्ट को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। खींचना मतलब स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच करते ही इसमें टेंशन जनरेट हो जाएगा एंड ग्रिप प्रॉपर हो जाएंगी इन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, ठीक है। और अब यहाँ पे टी नॉट आ चुका है। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, यूजिंग एन आइडलर और टेंसलर पुली इन द सिस्टम। मतलब मान लीजिए आपने पुली यूज़ किया है और बेल्ट यूज़ किया है पावर ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन बेल्ट थोड़ी सी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए नीचे थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, तो आप क्या करोगे, बेल्ट बड़ी हो गई है, आप इसको तोड़ के फिर से छोटा तो करोगे नहीं, पुरानी हो चुकी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक आइडलर पुली लगाओगे। आइडलर पुली यहाँ पे लगाओगे, इस आइडलर पुली को इस पोजीशन पे नहीं लगाओगे, थोड़ा सा आगे लगाओगे, तो आपकी आइडलर पुली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट इसके ऊपर से होके ही जाएगा, ठीक। अब आप देख सकते हो कि ये लेंथ बढ़ तो नहीं गई, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया, खींच दिया, खींचने से इतने टेंशन आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, टी नॉट, ठीक है। यहाँ पे टी नॉट नहीं है, यहाँ पे टी नॉट जीरो है, यहाँ पे लूज़ है, ठीक। इस केस में क्या हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आइडलर या टेंसलर पुली हमने लगा दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि पावर ट्रांसमिशन का क्या होगा, पीटीसी क्या होगा, इफ़ वी कंसीडर या फिर इफ़ वी प्रोवाइड दिस टी नॉट, देन वी विल गेट
इंक्रीज्ड पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। मैं ये कैसे आपको पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, आप हमेशा ऐसे सोचा करो कि इनिशियल टेंशन अगर हमने नहीं दिया, इनिशियल टेंशन अगर आपने नहीं दिया 0 है, इसका मतलब स्लिपिंग होगा। तो स्लिपिंग अगर होता है तो पावर ट्रांसमिशन आप पहुंचा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इनिशियल टेंशन अगर नहीं है तो पावर ट्रांसमिशन कम हो गया, तो इनिशियल टेंशन अगर है तो पावर ट्रांसमिशन क्या हो गया, बढ़ेगा। ठीक है, सो वी कैन राइट if there is an initial tension then we will see a slight increment in the power transmission capacity of the belt drive. Okay, so this is the point related to the initial tension. We have studied before that maximum power transmission capacity, the condition for the maximum power transmission capacity, और क्या होता है बेल्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना है अगर बेल्ट के डायमेंशंस को, मतलब बी और टी को, तो वी कैन फाइंड, वी हैव फाउंड द formula for that. Now the question that has been asked in the previous semester, it means 2024-25 के ऑड सेमेस्टर में पूछा गया है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अप्रोच कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमें गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा इन फॉर्म ऑफ डायग्राम यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड, लाइक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पुली की बात कर रहा हूँ, होगा तो 2 पुली, लेकिन ये बात ही एक ही पुली का कर रहा है तो हम लोग एक पुली बना लेते हैं ऐसे। एक पुली के ऊपर बेल्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। तो गिवन डेटा आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए ये क्या है, ड्रिवन पुली। ठीक है, तो ड्रिवन पुली में ये इधर हो जाएगा T1 और इधर हो जाएगा T2। अब इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन है, एंगल ऑफ लैप, ये बेल्ट से पुली के बीच में जो कांटेक्ट है दैट इज़ गिवन हियर 165 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा ये 165 डिग्री है, रेडियन नहीं है। उसके बाद इसमें दिया हुआ 800 mm का डायामीटर है, तो डायामीटर में लिख लेता हूँ, डायामीटर इज़ 800 mm। इसको मीटर में कितना लिखेंगे हम, 0.8 मीटर। तो बताओ उसके बाद क्या दिया हुआ है, RPM, N इक्वल्स टू 180 RPM। डिग्री मतलब थीटा में डिग्री में दिया हुआ है दैट इज़ 165 डिग्री। उसके बाद बताइए ये क्या दिया हुआ है, 200 किलो न्यूटन। यहाँ पे T1 और T2 मतलब मैक्सिमम टेंशन कौन सा है, T1, और T1 कितना दिया हुआ है, 2 किलो न्यूटन मतलब 2000 न्यूटन। देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू इज गिवन दैट इज 0.3। ठीक है, पूछा गया है पावर बताओ, पावर होता है T1 माइनस T2 इंटू R ओमेगा। नाउ व्हाट इज T1, T1 is given but T2 is not given, R is not given, omega is not given directly, but we can find out. So सबसे पहले हम लोग निकालेंगे R कितना है, R कितना है, डायामीटर अपॉन 2, हाफ ऑफ द डायामीटर, डायामीटर है 0.8 अपॉन 2, 0.4 मीटर। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एन अपॉन 60, पाई में ही निकाल लेते हैं हम लोग, 2 पाई एन है 180 अपॉन 60, ये कितनी बार में हो जाएगा, 3, मतलब ये हो गया 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। देन व्हाट इज T2, T2 निकाल लेते हैं, T2 और T1 में एक और रिलेशन है। देखिए T1 और T2 में 2 रिलेशन है, एक तो हो गया हमारा पावर के फार्मूले में T1 और T2 आता है, और दूसरा है हमारा टेंशन रेशियो का फार्मूला, T1 अपॉन T2 एक्सपोनेंशियल टू द पावर म्यू थीटा आर। अब थीटा आर भी गिवन नहीं है तो थीटा आर को निकाल लेंगे हम, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, थीटा डिग्री को। ये हो जाएगा हमारा थीटा डिग्री कितना है, 165 अपॉन 180 इंटू थीटा डी, थीटा डी सॉरी 165 अपॉन 180 इंटू पाई। ठीक है, तो 165 अपॉन 180 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 12 पाई। ठीक, अब इसको पुट करके मैं T2 निकाल सकता हूँ, T2 निकाल लेंगे यहाँ से, T2
इक्वल्स टू T1 अपॉन एक्सपोनेंशियल म्यू थीटा आर। T1 कितना है 2000 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0.3 एंड 11 अपॉन 12 पाई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ T2 को तो ये आता है, एक बार सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डेसिमल में आएगा आंसर ये। तो मैं एक बार में ही आंसर निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को निकाल लेता हूँ। एक्सपोनेंशियल 0.3 इंटू 11 इंटू पाई, पाई को मैं डायरेक्ट पाई रखूँगा कैलकुलेटर से, डिवाइडेड बाई 12। एक्सपोनेंशियल की पावर ये आ गया, तो ये हो गया 2.372 एंड इसको डिवाइड करना है 2000 से, तो ये आ गया 842.997, 842.9979। ठीक है, ये हो गया न्यूटन में, क्योंकि टेंशन है, ये फोर्स है, फोर्स आ गया हमारा न्यूटन में। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन द पावर फॉर्मूला। पावर इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू आर इंटू ओमेगा। तो T1 हमारा है 2000, T2 है जो वैल्यू आई है 842.9979 मल्टीप्लाई बाई आर इज 0.4 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना था हमारा, ओमेगा इज 6 पाई, ओमेगा इज 6 पाई। सो नाउ 2000 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई पाई। ये आ गया हमारा आंसर P इक्वल्स टू 8723.59 वाट। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट कर लूँ, 8.723 किलोवाट। सो दिस इज द आंसर। The power transmission by this belt drive is 8.723 kilowatt. आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।